हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे SN2 रिएक्शन पार्ट 2। SN2 पे हमने एक लेक्चर ले चुका है, पिछला लेक्चर। ये SN2 पे दूसरा लेक्चर है। हालांकि फिर से हम बता दें कि इस लेक्चर को देखने के पहले SN2 का पिछला लेक्चर जरूर देखा होना चाहिए और लेक्चर नंबर 63 जिसमें हम SN1, SN2, E1, E2 का बेसिक बताया है उसे भी जरूर देखा होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो SN2 रिएक्शन में होता क्या है। SN2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों एक साथ होता है। SN2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों एक साथ होता है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है, लिविंग ग्रुप निकला है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया है, दोनों न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का निकलना एक साथ होता है। हमने पिछले लेक्चर में बात किया इसके बारे में। अब जरा गौर करो, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड है। ठीक है, इस चारों में किसका SN2 का रेट ज्यादा होगा? किसका SN2 का रेट ज्यादा होने का मतलब ये है, क्वेश्चन है हमारा ये कि अगर सबस्ट्रेट ले 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड और सबस्ट्रेट ले ये और ये और ये, चार अलग अलग वेसल में ये चारों सबस्ट्रेट लिया गया है। ठीक है, हम 2 वेसल की बात करते हैं केवल, हालांकि 4 अलग अलग वेसल में ये सबस्ट्रेट लिया गया है। इसका न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराया गया है, इसका भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराया गया है, SN2 रिएक्शन कराया गया है। मतलब इस तरह का कंडीशन रखा गया है कि SN2 रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग रखा गया होगा, SN2 होगा और क्या। तो अब SN2, अच्छा, इस दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम है। मतलब सिंपल है, ये जो रिएक्शन कराया गया SN2, ये जो रिएक्शन कराया गया SN2, इसमें सब कुछ सेम है, केवल ये सबस्ट्रेट अलग अलग है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी सेम है, केवल सबस्ट्रेट अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो क्या हो जाएगा, ROR इक्वल टू K टाइम सबस्ट्रेट जो कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया इसका ROR। बट इसका अगर ROR की बात करें तो वो आ जाएगा ROR K टाइम कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल हैलाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। अब जरा गौर करो, जब हमने इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन 2 अलग अलग वेसल में इक्वल लिया था, तो ये दोनों टर्म तो इक्वल ही हुआ। जब इसका कंसंट्रेशन अलग अलग वेसल में इक्वल लिया था, तो इसका ये दोनों टर्म भी सेम हुआ। न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम लिया गया था, सेम न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब बताओ, जब इसका कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हुआ, इसका कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन के बराबर है, मतलब ये दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हुआ, तब तो रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम होना चाहिए। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन अलग होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ये दोनों का सेम है, बट दोनों का नेचर अलग है, दोनों अलग अलग सबस्ट्रेट है। और हमने बताया था कि अलग अलग सबस्ट्रेट रहेगा तो इसका जो रेट कांस्टेंट K होता है, ये K अलग अलग हो जाता है। तो इस K के अलग अलग होने के कारण दोनों का रेट अलग होगा। बट किस केस में K बड़ा होगा, ऊपर वाले में K बड़ा होगा या नीचे वाले में K बड़ा होगा? रेट कांस्टेंट का वैल्यू इसमें बड़ा होगा या इसमें बड़ा होगा? ओवरऑल क्वेश्चन हमारा यहाँ पे यही है। या सिंपल वर्ड में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें किसके साथ रेट ऑफ SN2 फास्टेस्ट होगा?
जब हम ये बोलते हैं किसके साथ SN2 का रेट फास्टेट होगा, तो ये अंडरस्टूड होता है कि बाकी सब कंडीशंस आइडेंटिकल है। जैसे दोनों का कंसंट्रेशन आइडेंटिकल है, जैसे टेम्परेचर आइडेंटिकल है, जैसे न्यूक्लियोफाइल सेम लिया गया है, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन सेम लिया गया है, ये सब कुछ सेम लिया गया है, केवल सबस्ट्रेट अलग अलग रखा गया है। तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का ज्यादा होगा? इसका मतलब ये है किस केस में रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो तुम जानते हो कि जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा होता है, यहाँ पे देखो अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे करेगा तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगा, जबकि CH3 में यहाँ पे इसके साथ क्या है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है बस, और तुम जानते हो कि हाइड्रोजन छोटा छोटा होता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक यहाँ पे हो तो यहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा, जबकि यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा होगा, जिसके वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा और यहाँ पे अटैक हो जाएगा। हिंड्रेंस चूंकि इसमें कम है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब SN2 फैशन में ये ज्यादा प्रोसीड करेगा, SN2 फैशन में ये कम प्रोसीड करेगा या नहीं प्रोसीड करेगा। सिमिलरली मतलब ये इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो किसका SN2 का रेट ज्यादा होगा। दूसरा पूछा जा सकता है किस केस में रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। दोनों क्वेश्चन एक ही है। तीसरा ये पूछा जा सकता है किस केस में एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होगा। ये भी क्वेश्चन वही है, बट एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू उसमें मिनिमम होगा। जैसे देखो हम क्वेश्चन बना के ही पूछते हैं। हम बात कर रहे हैं ये फर्स्ट वाले के लिए। अगर पूछा जाए पहला क्वेश्चन, रेट ऑफ SN2 क्या ऑर्डर होगा? इस डायरेक्शन में ऑर्डर होगा, मतलब इसका रेट ज्यादा और इसका रेट कम। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर SN2 रिवर्स ऑर्डर होगा, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसका रेट कम। जानते हो तुम एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा और एक का एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ, तो कम एक्टिवेशन एनर्जी तो रेट ज्यादा और ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी तो रेट कम। तो इसका रेट इधर वाले का ज्यादा है, मतलब इधर वाले का एक्टिवेशन एनर्जी कम, तो कम से ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हुआ। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तीनों बस इसी के लिए हम बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट के फॉर SN2, इस चारों में रेट कांस्टेंट का वैल्यू किसका ज्यादा होगा? रेट कांस्टेंट का वैल्यू उसी का ज्यादा होगा जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले तो बताया, इस पर बात किया। फोन आ रहा है भाई, कौन फोन कर रहा है? एक मिनट में फोन चेक कर लेता हूँ, कौन है। ओके, रविशंकर कॉल है, कोई बात नहीं। रेट कांस्टेंट के फॉर SN2, रेट कांस्टेंट के फॉर SN2 अभी कुछ देर पहले हमने बात किया, जिसका रेट ज्यादा होगा उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो इनफैक्ट इसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। इस डायरेक्शन में एरो दो, 1 मिनट। ये होगा SN2, सॉरी रेट कांस्टेंट के फॉर SN2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या सिंपली पूछा जा सकता है। रेट ऑफ SN2 तो हमने लिख ही दिया, तो हाँ यही सब क्वेश्चंस बन सकता है। ये सारा क्वेश्चंस इसके लिए भी बनेगा, इसके लिए भी बनेगा। ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड पे। हमने जो ये लिखा है रेट ऑफ SN2 के बारे में लिखा है।
यहाँ भी रेट ऑफ SN2, यहाँ भी रेट ऑफ SN2 ही पूछा है हमने। हालांकि रेट ऑफ SN2 पूछा जाए तो जो ऑर्डर होगा ये फॉर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर SN2 पूछा जाए तो रिवर्स होगा, रेट कांस्टेंट फॉर SN2 पूछा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन वाला ही ऑर्डर होगा। अब देखो ये तीनों में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? हमने बोला था हिंड्रेंस जहां ज्यादा होगा वहां रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, बट इस तीनों में अगर गौर करो तो हिंड्रेंस सब में सेम है। तो जब सब में सेम है, सिर्फ सब में कैसे सेम है जरा गौर करो, ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो हिंड्रेंस तो सब में सेम होगा। तो हिंड्रेंस जब सब में सेम हुआ तब कैसे हम बताएंगे रेट कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा या रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? हमने एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ट्रांजिशन स्टेट का पी ऑर्बिटल अगर किसी में रेजोनेंस में आ जाए तो उसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज होता है, जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। तो जब इसका SN2 कराओगे तो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल बनेगा ट्रांजिशन स्टेट में, ये पी ऑर्बिटल इसके साथ रेजोनेंस में आएगा, जिसके वजह से इसका ट्रांजिशन स्टेट खूब ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके वजह से एक्टिवेशन एनर्जी इसका कम होगा, जिसके वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। फिर से सुनो, इसका जब ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, देखो बनाते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, ये X है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। जब इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन है पी ऑर्बिटल X माइनस डेल्टा, यही ट्रांजिशन स्टेट हुआ, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल माइनस डेल्टा, ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ। अब देखो ये जो पी ऑर्बिटल है, यहाँ के पी ऑर्बिटल और यहाँ के पी ऑर्बिटल के साथ, ये जो पी ऑर्बिटल है यहाँ के पी ऑर्बिटल और यहाँ के पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करेगा, जिसके वजह से ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज रहेगा। और अगर ट्रांजिशन स्टेट किसी का स्टेबलाइज रहे, मतलब ट्रांजिशन स्टेट जो यहाँ होना चाहिए था यहाँ हो गया, तो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इसका ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो काहे का रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसमें डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे जरा गौर करो, ये जो X निकलने वाला है sp2 कार्बन से निकलने वाला है, और तुम जानते हो कि sp2 कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो ना SN1 होता है ना SN2 होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके लोन पेयर के कारण इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, जिसकी वजह से निकल ही नहीं पाता है। तो इसका तो ना SN1 होता है ना SN2 होता है, बट इस दोनों में इसका SN2 ज्यादा और इसका SN2 कम, और इससे भी कम SN2 इसका। ठीक है। हालांकि एक चीज और हम बता दें, अगर ये तो हमने लिखा है रेट ऑफ SN2, नीचे जो लिखा हम उसको मिटाते हैं, जगह हमारे पास कम है, ध्यान देना, ये जो हमने लिखा है ऑर्डर रेट ऑफ SN2, बट अगर रेट ऑफ SN1 भी पूछा जाता तो ट्रेंड यही होता, मतलब SN1 भी इसका बढ़िया होगा देन इसका। क्यों? क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो इसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसको निकाल दो X माइनस बना के, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ X प्लस निकालोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ऑफ कोर्स रेजोनेंस में नहीं रहेगा, 1 डिग्री रहेगा, कम स्टेबल होगा, बट यहाँ तो और भी कम स्टेबल होगा, इस वजह से SN1 का ट्रेंड भी यही होगा। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर SN2 का जो रेट होता है उसका रिवर्स होता है SN1 का रेट, तो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत केसेस में SN2 का जो रेट होता है वही ट्रेंड SN1 का भी होता है। मतलब ये बोला जा सकता है कि जो सबस्ट्रेट SN2 बढ़िया करता है वो जरूरी नहीं कि SN1 खराब करे, कोई सबस्ट्रेट ऐसा भी होता है जो SN2 भी बढ़िया करेगा और SN1 भी बढ़िया करेगा। तो अब तुम्हारा सवाल होगा कि सर तो वो करेगा एक्चुअली क्या जब दोनों बढ़िया कर सकता है? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके साथ न्यूक्लियोफाइल कौन रखा गया है। न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग रखा गया है तो SN2 करेगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल वीक रखा गया है तो SN1 का चांसेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये वो सबस्ट्रेट है, ये वो सबस्ट्रेट्स है जिसका SN2 का ऑर्डर और SN1 का ऑर्डर सेम होगा। बट अगर इसमें पूछा जाए SN2 का ऑर्डर तो जो हमने दिखाया है वो होगा, बट SN1 का ऑर्डर पूछा जाए तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना होगा और उसके इसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे, इस दोनों में
किसका, SN2 का रेट ज्यादा। चलो पहले SN1 की बात करते हैं, SN1 का रेट किसका ज्यादा। तो इस दोनों में नहीं SN2 की बात कर लेते हैं पहले। रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN2 का रेट किसका ज्यादा। देखो दोनों 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसलिए दोनों में हिंड्रेंस तो सेम ही होगा, या दोनों 2 डिग्री रहता तब भी हिंड्रेंस, दोनों 3 डिग्री रहता तब भी हिंड्रेंस, दोनों 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो हिंड्रेंस तो सेम, तो हिंड्रेंस तो फैक्टर बनेगा ही नहीं ये डिसाइड करने के लिए कि किसका SN2 का रेट ज्यादा। तो अब देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट का p ऑर्बिटल किस में रेजोनेंस में जाएगा। यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जब Cl माइनस निकल रहा होगा तो यहाँ जो p ऑर्बिटल बनेगा वो इस p के साथ, इस p के साथ, इस p के, इसके साथ रेजोनेंस में आएगा। मतलब इसका ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जबकि इसका ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। इसका मतलब इसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब इसका SN2 का रेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर रेट ऑफ SN2 हमने बात किया, अगर रेट ऑफ SN1 की बात करें तब किसका होगा। SN1 का भी ट्रेंड यही रह जाएगा, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। यहाँ से निकालो Cl माइनस कार्बोकेटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यहाँ से निकालो Cl माइनस जो कार्बोकेटायन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। मतलब SN1 के लिए भी यही बढ़िया होगा। मतलब इसका SN1 का भी रेट बढ़िया होगा और SN2 का भी रेट बढ़िया होगा। इस दोनों में SN1 के लिए भी अच्छा और SN2 के लिए भी अच्छा। ये बात कई बार बच्चों को अटपटा सा लगता है। एक चीज बताओ, कई बार ऐसा होता है कि नहीं कि कोई स्टूडेंट है जो बढ़िया क्रिकेट भी खेलता है और बढ़िया मार्क्स भी लाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो बढ़िया प्लेयर हो वो बढ़िया मार्क्स ना लाए। ठीक है, तो ये वो सबस्ट्रेट है जिसमें SN2 का ऑर्डर जो होगा वही SN1 का ऑर्डर भी होगा। इसके बाद इसमें बड़े इंटरेस्टिंग है, अगर यहाँ पे हम SN1 की बात करें, पहले SN1 की बात करते हैं। यहाँ पे तो कार्बोकेटायन बना लो, Cl माइनस निकाल लो, Cl माइनस निकाल लो, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में आएगा, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में आएगा, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन NO2 के माइनस R के कारण यहाँ का पॉजिटिव चार्ज डीस्टेबलाइज होगा। मतलब अगर SN1 का ऑर्डर हम बात करें, रेट ऑफ SN2, चलो SN2 को अभी ढक लेते हैं। SN1 की बात करें तो यहाँ के कार्बोकेटायन कम स्टेबल, यहाँ के कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब इसका SN1 ज्यादा होगा, इसका SN1 कम होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन है रेट ऑफ SN2, तो SN2 किसका ज्यादा होगा। SN2 में होता क्या है, SN2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का निकलना साथ साथ होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का निकलना साथ साथ होता है। इसमें कार्बोकेटायन यहाँ पे बनता ही नहीं है SN2 में, तो कार्बोकेटायन जब यहाँ पे बना ही नहीं तो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं रह जाएगा। कार्बोकेटायन का स्टेबलाइजेशन डीस्टेबलाइजेशन ऐसा कोई बात नहीं होगी। लेकिन इस NO2 के माइनस R के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से यहाँ प्लस डेल्टा जरूर जनरेट होगा ज्यादा और यहाँ पे प्लस डेल्टा जनरेट नहीं होगा। प्लस डेल्टा जनरेट तो यहाँ पे भी होगा, केवल Cl के माइनस आई के कारण यहाँ पे जनरेट होगा, Cl के माइनस आई के कारण के साथ साथ NO2 के माइनस R के कारण भी, क्योंकि NO2 के माइनस R के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ये कार्बन, इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव कम। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट इस कार्बन के टुवर्ड्स ज्यादा होगा, इस कार्बन के टुवर्ड्स कम होगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट इस कार्बन के टुवर्ड्स ज्यादा होगा मतलब इसका अटैक का चांसेस बढ़ जाएगा, मतलब इसका SN2 का रेट बढ़ जाएगा। SN2 का ऑर्डर ये हो गया, जबकि SN1 का ऑर्डर इसका उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SN2 का रेट को जनरली बढ़ा देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SN1 के रेट को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये टेबल हमने हॉर्नबैक, जोसेफ हॉर्नबैक एक ऑथर है, उसके बुक से कॉपी किया है। रिलेटिव रेट ऑफ SN2 की बात किया गया इसमें।
एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पार्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल के साथ इन सबस्ट्रेट का रिएक्शन कराया गया SN2 फैशन में, तो देखा गया कि मिथाइल क्लोराइड का रेट ऑफ रिएक्शन जो भी आया है उसको हमने 1 मान लिया है। मतलब ये बोल सकते हो कि मिथाइल क्लोराइड का जो रेट ऑफ रिएक्शन आया है उसको x अगर मान लें तो इथाइल क्लोराइड का रेट ऑफ रिएक्शन 30x मिला और प्रोपाइल क्लोराइड का रेट ऑफ रिएक्शन 0.4x मिला, ब्यूटाइल क्लोराइड का रेट ऑफ रिएक्शन 0.4x मिला, इसका रेट ऑफ रिएक्शन 0.025x मिला और इसका ऑलमोस्ट 0 मिला, इसका 10⁻⁵x मिला, इसका 40x मिला, इसका 120x मिला और इसका 10⁵ 1 लाख x मिला। मतलब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका SN2 का रेट 1 लाख गुना ज्यादा मिला। अब जरा इन ऑब्जर्वेशंस को, इस टेबल को देखते हैं। गौर करो मिथाइल क्लोराइड को, तो ये है कार्बन, इधर लिविंग ग्रुप और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। अब बताओ जब न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, इस केस में इसमें क्या होगा जरा गौर करना। कार्बन X, बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा दिक्कत तो होता ही है भाई। यहाँ पे H है, H है, H है, H है, H है। अब अगर ऊपर ये बनाया है हमने इसका स्ट्रक्चर, ये बनाया है हमने इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बने तो देखो यहाँ पे हिंड्रेंस कम मिला है, यहाँ पे हिंड्रेंस क्या हुआ है, बढ़ gया है। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो जरा गौर करना, CX H यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे थ्री बनाने का कोशिश हमने किया है, H और यहाँ पे कार्बन, फिर इधर H। यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तुम बताओ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक काफी आसान है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा और मुश्किल है। लेकिन जरा गौर करना, इधर जो ये देखो क्या हुआ है, इसको हम फिर से लिखते हैं, इसको हटाते हैं हम, समझना जरा। ये कैसे है, ये है CH3X, ठीक है, और इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ये कैसे है, ये है CH2X और इधर हमने CH3 बना दिया है। ये कैसा है, CH2X और इधर बनाया CH2 और इधर गया CH3। जरा गौर करना, CH2 CH3। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे हुआ तो हिंड्रेंस कम मिला, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे हुआ तो हिंड्रेंस ज्यादा मिला, क्योंकि यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन था, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, बट यहाँ एक और हाइड्रोजन था जिसके बदले में यहाँ पे CH3 है जो कि बड़ा है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे ही नीचे बढ़े तो यहाँ पे CH2 है, मतलब कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ जहां CH3 होता था वहां एक और बड़ा ग्रुप हो गया, C2H5 हो गया CH3 के जगह पे, तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ इंटर करना और टफ हो जाएगा। लेकिन इससे इसमें जब आया तो टफनेस, न्यूक्लियोफाइल का एंट्री मुश्किल हुआ, इससे इसमें जब आया तो न्यूक्लियोफाइल का एंट्री और मुश्किल हुआ, बट यहाँ पे रिलेटिवली कम टफनेस बढ़ा है। मतलब यहाँ से यहाँ जब आया तो न्यूक्लियोफाइल को देखो, एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लग गया, तो इंट्रेंस न्यूक्लियोफाइल का इंटर करना मुश्किल हुआ। जब नीचे आए तो एक इथाइल के जगह, एक मिथाइल के जगह इथाइल लग गया,
तो एंट्री न्यूक्लियोफाइल का और मुश्किल हुआ। लेकिन ये चेन अगर इधर बढ़ते जाए तो यहाँ पे एंट्री न्यूक्लियोफाइल के एंट्री पे मुश्किल होना बहुत ज्यादा से नहीं पड़ेगा। जैसे देखो फिर से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। बोर्ड बड़ा होना बहुत जरूरी है। चलो ऐसे तो हमारा उधर से काम हो ही गया है, तो इधर तो मिटा ही सकते हैं। हाँ चलो ठीक है। चलो अब जगह मिल गया, अब हम समझ लेंगे। जरा ध्यान देना, CH3 कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन HH, ठीक है। कार्बन क्लोरीन H C H, देखो और टेट्राहेड्रल बनाने का कोशिश किया H, ठीक है। कार्बन क्लोरीन H कार्बन H, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन। देखो जब न्यूक्लियोफाइल इंटर करेगा यहाँ पे तो एंट्री आसान होगा। न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे इंटर करेगा तो एंट्री मुश्किल होगा। न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे इंटर करेगा तो एंट्री और भी मुश्किल होगा। बट यहाँ जितना मुश्किल होगा, इससे ज्यादा मुश्किल यहाँ पे होगा, बट मुश्किलात यहाँ पे कम से बढ़ेगा, यहाँ से पे ज्यादा से बढ़ेगा। क्योंकि तुम खुद देखो ना, यहाँ जो एंट्री पॉइंट है ऑलमोस्ट एक ही टाइप का है। यहाँ पे CH3 है केवल और यहाँ पे C2H5 है, तो C2H5 का इफेक्ट तो इधर ज्यादा है। यहाँ पे एंट्री के जगह पे तो वैसा कुछ है नहीं। यही वजह है कि इससे जब इसमें आओगे तो रेट घटेगा, इससे जब इसमें आओगे तो रेट घटेगा, लेकिन कम से घटेगा। और इसके आगे जब बढ़ोगे तो रेट और कम से घटेगा। देखो इसका 30 अगर रेट है तो इसका 1 रेट हो गया है, बट यहाँ पे देखो इसका रेट 0.4 हो गया और आगे चल के 0.4 के आसपास ही रह गया। मतलब अब लेंथ कितना भी बढ़ाते जाओ रेट ऑलमोस्ट 0.4 ही रहेगा। डेसिमल के 2-3 डिजिट बाद कुछ बदलता होगा तो बदलता होगा। गौर करो यहाँ पे चेन 29 का है, यहाँ पे चेन 0.6 का है और यहाँ पे चेंज लगभग 0 का है। इसका क्या मतलब, लगभग 0 इसलिए बोल रहे हैं कि ये तो डेसिमल के 1 डिजिट बाद तक का ही लिखा हुआ है। ये हो सकता है कि डेसिमल के बाद कुछ चेंज हुआ हो। तो यहाँ पे देखो 29 का चेंज, यहाँ पे देखो 0.6 का चेंज और यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 0 का चेंज। इसका मतलब अब अगर इसका लेंथ बढ़ाते जाओ केवल तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एंट्री पॉइंट पे हिंड्रेंस ज्यादा बढ़ नहीं रहा है इसके लेंथ बढ़ने से। लेकिन अगर जरा गौर करना, दूसरा केस देखते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं किसको इसको कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, इससे, इस चारों को कंपेयर करते हैं तो देखो क्या रिजल्ट आता है। ध्यान देना, जब मिथाइल क्लोराइड की बात करते हैं तो CCl, यहाँ पे H ये है। बट अगर इथाइल क्लोराइड की बात करते हैं तो देखो क्या हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे कौन लगा है, CH है ना। तो बताओ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एंट्री आसान हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एंट्री थोड़ा मुश्किल हुआ, इसके कारण हिंड्रेंस बढ़ा ना। अब देखो
यहाँ मिथाइल था, यहाँ भी मिथाइल कर दो या यहाँ भी मिथाइल कर दो, हम केस ले रहे हैं ये वाला। तो जरा गौर करना, देखो क्या होगा, CCl, ये H कर देते हैं, इसको कर देते हैं CHHH, यहाँ पे C। अब यहाँ पे 3D दिखाना मुश्किल है तो हम ऐसे ही 3 हाइड्रोजन दे देते हैं। बताओ जरा न्यूक्लियोफाइल का घुसना कितना मुश्किल हो गया। और अगर यहाँ मिथाइल लगा और यहाँ भी मिथाइल लगा दें, जो कि ये वाला केस है, तो वहां तो न्यूक्लियोफाइल का घुसना और भी मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इस दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन में 29 का चेंज है, इस दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन में भी अच्छा खासा चेंज है, और इस दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन में भी अच्छा खासा चेंज है। मतलब ये 0 ही हो गया है इनफैक्ट। ठीक है, तो ये ये मिथाइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में इथाइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, इथाइल के रिस्पेक्ट में 2 डिग्री का कम होगा, और इसके रिस्पेक्ट में 3 डिग्री का SN2 का रेट कम होगा, जैसा कि हमने पहले देखा। इनफैक्ट 3 डिग्री के केस में SN2 होता ही नहीं है, बहुत ही स्लो होता है। अब इंटरेस्टिंग तो ये है, ये देखो जनरली बच्चे बोलते हैं या टीचर्स बताते हैं कि 1 डिग्री के केस में SN2 का रेट बढ़िया होता है, लेकिन ये जरा गौर करो, ये 1 डिग्री ही तो है, कार्बन के साथ Cl लगा है, कार्बन के साथ Cl लगा है, और जिस कार्बन से Cl लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है ना, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा है ना, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा है। तो यह हाइड्रोजन कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हमको लिखना पड़ेगा CH3, इसको लिखना पड़ेगा CH3, इसको लिखना पड़ेगा CH3। देखो मैं CH3 करके लिखा। अगर इसको CH3 को C बॉन्ड H करके, मतलब इस तरह से बॉन्ड बना के लिखा, तब यहाँ पे तो और बल्कीनेस आ जाता, नहीं आ जाता। चलो देखते हैं बना के, ताकि तुमको समझ में थोड़ा ज्यादा अच्छे से आए। CHH 3D टाइप नहीं बनाना, बड़ा टफ होगा सोच पाना। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल का एंट्री मुश्किल है कि नहीं है? न्यूक्लियोफाइल का एंट्री मुश्किल है। जिस कार्बन पे, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा है, लेकिन तब भी 1 डिग्री कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तब भी, लेकिन जिस कार्बन पे अटैक होना है उसके बगल वाले कार्बन पे भी अगर बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो, ऐसे केस में भी SN2 नहीं के बराबर होता है। SN2 का रेट 10⁻⁻⁵ 1 लाख गुना कम इथाइल क्लोराइड के रिस्पेक्ट में होता है। तो हम बोलते हैं कि इस केस में SN2 नहीं होता है या बहुत कम होता है। इनफैक्ट इस केस में हमने ये बताया है कि SN1 भी नहीं होता है। कुछ स्पेशल केसेस में ही इसमें SN1 हो पाता, अदरवाइज जनरली SN1 इसमें नहीं हो पाता है। हमने बताया है जब SN1 पढ़ा रहा था तब, ठीक है। तो उसमें SN1 वाले लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख सकते हो। कुछ स्पेशल केस में SN1 कब होता है? जब इसका रिएक्शन सिल्वर प्लस के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ या ऐसे न्यूक्लियोफाइल के साथ कराया जाता है जहां पे सिल्वर प्लस प्रेजेंट होता है। तो सिल्वर प्लस क्या करता है? तुम जानते हो कि Ag+ में हाइड्रोजन के टॉर्च एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन को निकाल लेता है जबरदस्ती, Ag+ AgCl बना के प्रेसिपिटेट करा देता है। वैसे केस में यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, फिर क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है, और फिर जो पॉजिटिव चार्ज बना उस पे जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जनरली सॉल्वेंट वाटर होगा, तो वाटर उस पे जुड़ जाता है। और ये करने में टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ता है। एक्वस AgNO3 के साथ इसका रिएक्शन होगा,
Ag प्लस, इसको निकालेगा पॉजिटिव चार्ज, रीअरेंजमेंट, देन वाटर का अटैक। तो SN1 एक्वस AgNO3 के केस में होता है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा रखने पे होता है। अदरवाइज SN1 भी रेयर नहीं के बराबर होता है और SN2 तो नहीं ही होता है। देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि ये 1 डिग्री है। जनरली बच्चे याद करते हैं 1 डिग्री में SN2 होगा, बट 1 डिग्री होने के बावजूद भी SN2 नहीं हो रहा है। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री में SN1 होना नहीं चाहिए, तो होता भी नहीं है SN1, एक आध स्पेशल केस को छोड़ के, है ना। चलो, तो हम इन जनरल बोलेंगे कि ये वो है जिसमें न SN1 होता है न SN2 होता है। इसकी बात करें तो ये तो देखो, इसके बारे में हमने बात कर लिया। इसका तो रेट ठीक ठाक होना चाहिए। कैसे ठीक ठाक होना चाहिए? क्योंकि ये कोई और नहीं है, एलाइल हैलाइड है। एलाइल हैलाइड में हमने देखा था कि Cl निकलने के बाद जब पॉजिटिव चार्ज होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, मतलब कार्बोकेटायन स्टेबल, मतलब SN1 बढ़िया होगा। और SN2 बढ़िया इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें जो p ऑर्बिटल बनता है इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता है, जिसके वजह से इसका SN2 भी बढ़िया होता है। तो इसका नो SN1 नो SN2, इसका SN1 भी अच्छा, SN2 भी अच्छा। यहाँ पे SN1 तो बढ़िया होता ही है, Cl माइनस निकल के यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जिसके वजह से कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, जिसका मतलब SN1 बढ़िया, बट SN2 भी यहाँ बढ़िया होता है। SN2 बढ़िया होने का वजह क्या है? यहाँ जो p ऑर्बिटल बनेगा ट्रांजिशन स्टेट में वो ग्रीन के साथ रेजोनेंस करेगा। इंटरेस्टिंग तो यहाँ पे है, इसमें ऐसा क्या खास हो जाता है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ रिएक्शन 1,00,000 गुना ज्यादा होता है। देखते हैं, इसको समझते हैं। हालांकि इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है इस लेवल पे, इसलिए हम बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के समझाने का कोशिश करेंगे। ये है एसीटोन, यहां लगा दो इसको क्लोरीन। देखो, सबसे पहली बात, अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका SN1 होगा या नहीं होगा, तो SN1 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा SN1? क्योंकि Cl माइनस निकाल के जरा कार्बोकेटायन बनाओ, तो ये कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा ऊपर की ओर, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ ही शिफ्ट करता है। और अगर ऐसा किया तो देखो क्या हो जाएगा, O माइनस प्लस प्लस, दो पॉजिटिव चार्ज क्लोज, हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये, और सही बताएं तो ये सिग्निफिकेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा भी नहीं, क्योंकि चार्ज पहले +1 था एक जगह, अब दो जगह हो रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा भी नहीं, मतलब ये बहुत ही कम स्टेबल होगा। तो इनफैक्ट दिखता है बच्चों को कि ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, बट ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब रेजोनेंस में जाएगा नहीं, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया। इसका मतलब है कि SN1 नहीं होगा। बट SN2 होगा या नहीं होगा उसकी बात जरा करें, तो SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनना होता है। SN2 में क्या होता है, ये जो Cl है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और इसका निकलना दोनों एक साथ होता है। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आता है, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के दे रहे हैं, क्योंकि तुम 12th में और 12th वालों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस लेवल पे नहीं पढ़ना है। चलो, तो देखो, ये जो पाई C डबल बॉन्ड O है, ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा O माइनस प्लस, मतलब ये ना ऐसे एग्जिस्ट करेगा ना ऐसे एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट दोनों के हाइब्रिड के फॉर्म में करेगा। तो दोनों का हाइब्रिड की अगर बात करें तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ माइनस डेल्टा, यहाँ प्लस डेल्टा, और यहाँ पे यहाँ पे H और इधर भी H। अब जरा देखो, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा
तो क्या देखना है, पहले जैसा ही तो बात है, लेकिन यहाँ जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज के कारण इधर इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, जिसके वजह से यहाँ पे प्लस डेल्टा जनरेट होगा, और इस प्लस डेल्टा के कारण न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ठीक ठाक रेट से अट्रैक्ट होगा। चूंकि यहाँ पे अट्रैक्ट ज्यादा हो रहा है न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब इसका रेट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का इसके साथ, जैसे देखो एक ये सिचुएशन है और एक ये सिचुएशन है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अट्रैक्ट कम होगा, बट इसमें न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अट्रैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ का जो प्लस डेल्टा है, इस प्लस डेल्टा के कारण इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ प्लस डेल्टा बनेगा, और इस प्लस डेल्टा पर न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ अटैक करने का चांसेस बढ़ जाएगा, यहाँ अटैक करने का चांसेस घट जाएगा, जिसकी वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का ज्यादा हो गया, इसका SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया। एकदम सही समझ में आया कि यहाँ SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया, बट अभी भी ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो गया कि इसके रिस्पेक्ट में इसका SN2 का रेट 1,00,000 गुना ज्यादा है। बट ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का टर्म है, इसलिए इसको यहीं पे करते हैं इग्नोर। बस ये समझो कि इसका रेट क्यों ज्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस डेल्टा जनरेट हो गया है। ऐसा ही तो केस था पहले भी, एक बेंजीन में हमने नीचे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया था, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया था और पूछा था इसका SN2 का रेट, और दूसरा बेंजीन में बिना नाइट्रो ग्रुप का यहाँ पे Cl, इसका SN2 का रेट, और हमने बताया था इसका SN2 का रेट ज्यादा होगा। वजह सेम ही था, इसके -R के कारण यहाँ पे प्लस डेल्टा जनरेट हो जाता था, जबकि यहाँ पे कोई -R नहीं रहने के कारण प्लस डेल्टा जनरेट नहीं होता था, जिसके वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे आसानी से होता था और यहाँ पे नहीं हो पाता था या मुश्किल से होता था इसके रिस्पेक्ट में। समझ आया? तो इसका रेट ज्यादा था और इसका रेट कम था। इनफैक्ट दोनों का SN2 बढ़िया होता है, बट इसका ज्यादा बढ़िया था। दोनों का SN2 का रेट क्यों बढ़िया होता है? क्योंकि दोनों का ट्रांजिशन स्टेट बेंजीन रिंग के साथ, दोनों का ट्रांजिशन स्टेट का p ऑर्बिटल बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर लेता है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज था कि ये -R करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाता है, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे ज्यादा आसान हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, जिसकी वजह से इसका SN2 का रेट बहुत अच्छा होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस। हालांकि इसका भी SN2 का रेट अच्छा ही होता है, बट इसके रिस्पेक्ट में इसका ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इस टेबल को एक बार और देख लेते हैं। तो टेबल में जरा गौर करना, जिस में ट्रांजिशन स्टेट, देखो ये लास्ट वाले को छोड़ दो, इस दोनों का क्या खास बात है? इस दोनों में ट्रांजिशन स्टेट का p ऑर्बिटल रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो इस दोनों का देखो SN2 का रेट 120 40, मतलब अच्छा खासा रेट है, नहीं मतलब रेजोनेंस वाला फैक्टर भी और डोमिनेटिंग फैक्टर है। और इस सब में फिर क्या देखना है? हिंड्रेंस केवल देखना है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 1 डिग्री का रेट ज्यादा, 2 डिग्री का कम और 3 डिग्री का और कम। ठीक है, ये 1 डिग्री होते हुए भी जिस कार्बन पे हाईलाइट लगा हुआ उसके बगल वाले कार्बन पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका SN2 बढ़िया नहीं हुआ है। ठीक है, और लास्ट में इसको याद रखना कि यहाँ पे इसका SN2 का रेट काफी ज्यादा होता है। एक्सेप्शनली इसको याद रखना, इसका एक्सप्लेनेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आता है जो हमने नहीं बताया है, बट तुम्हारे सिलेबस में जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो हमने बताया है। ठीक है, तो ये सब में इसका SN2 का रेट सबसे बढ़िया है और इसका SN1 का रेट बहुत खराब होता है SN1 से, जहां पे रिएक्शन होता ही नहीं है। तो ये था ओवरऑल SN2 किस सबस्ट्रेट के साथ अच्छा होता है इसके बारे में। अब थोड़ा बढ़ जाते हैं हम न्यूक्लियोफाइल की तरफ। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, और देन सॉल्वेंट, नहीं उसके बाद लिविंग ग्रुप एंड देन सॉल्वेंट इफेक्ट भी। तो देखते हैं टाइम कितना हुआ है, लेक्चर कितना बड़ा हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। 44 मिनट का लेक्चर हो गया है, तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। और क्या,
अगर हम बात करें लिविंग ग्रुप का, तो हमने SN1 में लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बताया था कि कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप है, कौन खराब लिविंग ग्रुप है। सेम चीज यहाँ पे रहेगा, SN1 के लिए अच्छा लिविंग ग्रुप होना जरूरी था, SN2 के लिए भी अच्छा लिविंग ग्रुप होना जरूरी है। लेकिन हमने लेक्चर नंबर 63 में बताया था कि SN2 के लिए लिविंग ग्रुप का बढ़िया होना जरूरी है, बट SN1 के लिए लिविंग ग्रुप का बहुत बढ़िया होना जरूरी है। ये बढ़िया बहुत बढ़िया क्या डिफरेंस है भाई, ये देखने के लिए, समझने के लिए देख लो एक बार लेक्चर नंबर 63। देखो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, ठीक है। और लिविंग ग्रुप पे हम डिस्कशन कर चुके हैं SN1 में, तो यहाँ पे डिस्कशन का कोई मतलब बनता नहीं है, बट एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर हम देंगे। बताओ, एक है CH3 Cl CH3 Br एंड CH3I, ये तीनों का रिएक्शन कराया गया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SH माइनस के साथ, SH माइनस के साथ, SH माइनस के साथ। न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग है और जो सबस्ट्रेट है लेस हिंडर्ड है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। तीनों का एनर्जी प्रोफाइल हमने बनाया, तीनों का एनर्जी प्रोफाइल हमने बनाया, इस तरह का कुछ एनर्जी प्रोफाइल आया। तुम्हें बताना है कौन है जो फर्स्ट सबस्ट्रेट का एनर्जी प्रोफाइल है, कौन सेकंड का। मतलब अगर इसको A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, इसको C लिखते हैं। एक और चीज हम बता दें, ये तीनों रिएक्टेंट है, तीनों का पोजीशन यहाँ पे एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा क्योंकि तीनों अलग अलग है, बट हमने दिखा दिया ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे, बट इससे कुछ खास मतलब नहीं है। अब बताओ यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट किसका है, ये ट्रांजिशन स्टेट किसका है, ये ट्रांजिशन स्टेट किसका है। इसमें से किसका ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसी का ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा ना जिसमें हिंड्रेंस कम होता है। तो हिंड्रेंस तो सब में कम है, सब तो सेम ही है। फिर दूसरा था कि जिसका ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो ट्रांजिशन स्टेट तो किसी का रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। फिर क्या हम देखेंगे, एक चीज बताओ, तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का सबसे बढ़िया किसका होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितना ज्यादा होगा, SN1 का भी रेट ज्यादा होता है, और लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितना ज्यादा होगा SN2 का भी रेट ज्यादा होता है। लेक्चर नंबर 63। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी Cl का बढ़िया है कि Br का बढ़िया है कि I माइनस का बढ़िया है। ऑफ कोर्स I माइनस का लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होता है, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस होता है, और वीक बेस अगर लिविंग ग्रुप रहे तो बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। तो Cl माइनस Br माइनस I माइनस में सबसे वीक बेस I माइनस है, इसका मतलब इसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है, और लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होने के कारण इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, और अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है इसका मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी पक्का कम रहा होगा, मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम रहा होगा, इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहा होगा, और इसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रहा होगा। सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किसका रहा होगा, क्लोरीन वाले का। मतलब ये हो गया A के करस्पॉन्डिंग एनर्जी प्रोफाइल, ये हो गया B के करस्पॉन्डिंग एनर्जी प्रोफाइल, और ये हो गया C के करस्पॉन्डिंग एनर्जी प्रोफाइल। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप में बस इतना ही। लिविंग ग्रुप के बारे में SN1 में हमने बताया है, वही सब कुछ यहाँ भी होगा, बट SN1 के लिए लिविंग ग्रुप का बहुत अच्छा होना जरूरी है। यहाँ पे लिविंग ग्रुप का बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं है, अच्छा होना जरूरी है। ये बहुत अच्छा और अच्छा में क्या डिफरेंस है, लेक्चर नंबर 63। ठीक है, हालांकि आगे भी हम कंपेयर करेंगे कि SN1 वर्सेस SN2, E1 वर्सेस E2, तो वहां पे एक बार फिर से आएगा बहुत अच्छा, और अच्छा का मतलब क्या है। चलो, तो इसके बाद आते हैं न्यूक्लियोफाइल पे। ये था लिविंग ग्रुप के बारे में थोड़ा डिस्कशन, हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे SN1 में लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ा, उसके पहले लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ा लेक्चर नंबर 63 में, इसलिए यहाँ पे हम कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि SN1 में लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए SN1 में लिविंग ग्रुप, और SN2 में भी लिविंग ग्रुप को अच्छा होना चाहिए।
लिविंग ग्रुप का अच्छा होना जितना इंपॉर्टेंस SN1 में रखेगा उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंस लिविंग ग्रुप का अच्छा होना रखेगा किसमें, SN2 में। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि SN1 के लिए लिविंग ग्रुप का बहुत अच्छा होना जरूरी है और SN2 के लिए लिविंग ग्रुप का अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिविंग ग्रुप हो गया, अब देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल देन सॉल्वेंट इफेक्ट। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो जरा गौर करो, SN2 में होता क्या, SN2 में ये है लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का निकलना, ये दोनों एक साथ होता है न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप माइनस। इसका अटैक और इसका निकलना एक साथ होता है, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल का अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, तो ये अटैक फास्टर रेट से करेगा। अच्छा एक चीज और, रेट ऑफ ROR क्या होता है, ROR होता है K टाइम्स सबस्ट्रेट इनटू न्यूक्लियोफाइल। जरा ध्यान देना, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल। अब देखो दो केस देखते हैं, ध्यान देना, CH3 Br, CH3 Br, इसका OH माइनस के साथ रिएक्शन करा है, OH माइनस के साथ रिएक्शन करा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेस हिंडर्ड सबस्ट्रेट है, इसका मतलब होगा SN2, इसका मतलब होगा SN2। अब तुम बताओ इस दोनों में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन होता है ROR होता है K टाइम्स सबस्ट्रेट इनटू न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर दोनों ही केस में इसका कंसंट्रेशन भी हम सेम लिए हैं, इसका कंसंट्रेशन भी हम सेम लिए हैं, टेम्परेचर भी सेम लिए हैं, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन सेम लिए हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो, इसको जरा हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं, यहां लिखें ऊपर वाले का ROR जो होगा K टाइम CH3Br इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन, और नीचे वाले का होगा ROR इक्वल टू K टाइम CH3Br इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन। सॉरी, एक जगह OH लिखे है ना, एक जगह SH लिख दो, OH माइनस लिखे हैं, यहां पे लिख दो SH माइनस, SH माइनस, SH माइनस। ठीक है, अब जरा गौर करो, यहां पे OH माइनस का कंसंट्रेशन, SH माइनस का कंसंट्रेशन, यहां पे दोनों सेम रखा गया है। जिस वेसल में ये रिएक्शन कराया जा रहा है, दूसरे वेसल में ये रिएक्शन करा रहा है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन जो कुछ भी है, दूसरे वेसल में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन उतना ही है, इसमें सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जितना है, दूसरे वेसल में भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन उतना ही है। अब तुम बताओ, चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन को गौर से देखोगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन में इसका कंसंट्रेशन और इसके रेट ऑफ रिएक्शन में इसका कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन तो जब सेम ही लिए थे तो ये दोनों टर्म तो सेम ही हुआ। OH माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ पे और यहाँ पे SH माइनस का कंसंट्रेशन सेम है, मतलब ये वैल्यू जितना है वही वैल्यू ये भी है, तो इस हिसाब से तो लगता है कि दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। बट जरा गौर करो, क्या K दोनों का सेम होगा, दोनों का K सेम होगा, K सेम नहीं होगा। K सेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है अलग अलग है। K किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, K डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, K डिपेंड करता है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, K डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कितना स्ट्रेंथ वाला है, मतलब न्यूक्लियोफाइल बदलेगा तो K बदलेगा, सबस्ट्रेट बदलेगा तो K बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा तो K बदलेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बदला है तो K तो बदलेगा, बट किसका K ज्यादा होगा, जरा गौर करना। जब ये न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इसका अटैक का चांसेस ज्यादा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो जरा गौर करो, इस दोनों में कौन है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है,
इसका हमने पहले ही बताया कि सल्फर वाला न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले तो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, दोनों निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। और हमने बोला था निगेटिवली चार्ज हो और सल्फर वाला न्यूक्लियोफाइल होता है वो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सल्फर वाला न्यूक्लियोफाइल तो बिना निगेटिवली चार्ज भी स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ तो निगेटिवली चार्ज है। तो इस दोनों में अगर इसको हम ए बोले और इसको बी बोले तो जो स्ट्रेंथ होगा न्यूक्लियोफाइल का वो बी का ज्यादा होगा ए से। हालांकि आगे चल के हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन पे भी एक लेक्चर लाएंगे, लेकिन अब ये देखो ये दोनों में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मतलब के फॉर दिस रिएक्शन ज्यादा होगा इसके के रिस्पेक्ट में, मतलब ये के छोटा होगा और ये के बड़ा होगा, जिसके वजह से इसका रेट ज्यादा होगा। इतना कुछ तुमको थोड़ा कंफ्यूज किया होगा अगर तुम बहुत अच्छे से चीजें समझ नहीं रहे हो तो एक सिंपल सा बात, न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो अटैक का चांस ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल वीक रहा तो अटैक का चांस कम। और यही वाला स्टेप सिंगल स्टेप तो होता है SN2 में, और यही तो आरडीएस होता था। आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ज्यादा फास्ट रेट से अटैक करेगा तो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल SN2 के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली कौन होता है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। और साथ साथ सल्फर वाला न्यूक्लियोफाइल, फास्फोरस वाला न्यूक्लियोफाइल अगर न्यूट्रल भी होता है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। निगेटिवली चार्ज हुआ तब तो स्ट्रॉन्ग होगा ही। सल्फर वाला न्यूक्लियोफाइल मतलब H2S स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, RSH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा न्यूट्रल होते हुए भी, PS3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा न्यूट्रल होते हुए भी। और अगर ये सब निगेटिवली चार्ज हो जाए तब तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे भी स्ट्रॉन्ग है और निगेटिवली चार्ज हो जाए तब तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब Cl Br I तो हुआ ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसके साथ साथ SH RSH RS RO OH ये सब भी होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ये सब कुछ रहा तो SN2 का रेट प्रमोटेड होगा, SN2 होने का चांसेस ज्यादा होगा। तो ये था न्यूक्लियोफाइल पे डिस्कशन। हालांकि आगे चल के हम एक लेक्चर लाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। बस मेरा हर लेक्चर देखते जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बढ़ते हैं किसके तरफ, सोलवेंट के तरफ। कैसा सोलवेंट रहेगा तो SN2 का रेट ज्यादा अच्छा होगा। इसको हटाएं। सोलवेंट, ध्यान देना, सोलवेंट SN2 के लिए, सोलवेंट फॉर SN2, ठीक है। दो तरह का सोलवेंट यूज होता है जनरली, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। SN2 के लिए सोलवेंट पोलर होना जरूरी है, नॉन पोलर सोलवेंट में रेट बहुत कम होता है, ठीक है। तो पोलर होना जरूरी है। पोलर में कौन होगा, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक। ध्यान देना, अगर न्यूक्लियोफाइल, सोचने दो मेरे को जरा, न्यूक्लियोफाइल, हाँ, अगर न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल अगर है तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बढ़िया होगा। और अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है
तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बढ़िया होगा। यह अलग बात है कि निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल में अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दोगे तब भी रिएक्शन होगा, बट थोड़ा स्लो रेट से होगा। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दोगे तब भी रिएक्शन होगा, बट स्लो रेट से होगा। बट अगर तुमको फास्टर रेट से SN2 कराना है और तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो तुम्हें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना चाहिए, और अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है तो तुम्हें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना चाहिए। ठीक है। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और चूंकि SN2 करा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। तो वैसा एग्जांपल कौन है? RSH है, H2S है, ये सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अब तुम एक चीज और जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कब होता है? जनरली निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। न्यूट्रल में तो बहुत कम ही है जो स्ट्रॉन्ग होता है, जनरली निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए जनरली लोग बोल देते हैं, इसको भूल जाते हैं और इसी को याद रखते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि जनरली क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है निगेटिवली चार्ज जनरली, और SN2 में निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल ही यूज होगा क्योंकि वही स्ट्रॉन्ग होता है, और निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। तो इसलिए लोग बोल देता है कि SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक चाहिए। बट ये सही है, जनरली वर्ड लगा दो तो जनरली पोलर एप्रोटिक चाहिए SN2 के लिए, क्योंकि जनरली निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल ही होता है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही यूज होता है SN2 में। बट कुछ एक न्यूक्लियोफाइल ऐसा भी है जो न्यूट्रल होते हुए स्ट्रॉन्ग है, उस केस में SN2 होगा स्ट्रॉन्ग होने के कारण, और उस केस में SN2 बढ़िया कराना है तो तुमको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रखना पड़ेगा। तो कई बार लोग इसको ध्यान ही नहीं देते, इसको मिटा देते हैं और केवल ये लिख देते हैं। तो तुम भी केवल इसको याद रख सकते हो जनरली वर्ड के साथ। ठीक है। अब ये निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, SH माइनस, S माइनस 2, RO माइनस, OH माइनस, यही सब निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि पोलर प्रोटिक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो पोलर प्रोटिक चाहिए होता है, और निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो पोलर एप्रोटिक चाहिए होता है। इसका लॉजिक देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका पोलर प्रोटिक वाले का, फिर देखेंगे हम पोलर एप्रोटिक वाले का। तो हम पहला केस लेते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का। पहला केस लेते हैं हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का केस लेते हैं। देखो, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है न्यूट्रल है, हम NU माइनस लिखने का मतलब निगेटिव चार्ज, NU लिखने का मतलब न्यूट्रल, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम किसी भी CH3X के साथ, बन जाएगा क्या बनेगा? जो भी रिएक्शन होगा, जो भी रिएक्शन होगा, जो भी प्रोडक्ट बनना होगा बनेगा। और ठीक है। अब जरा गौर करो, अगर इसका तुम एक काम करो, इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाओ। अगर इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना, लिविंग ग्रुप का निकलना, ये दोनों एक साथ, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर न्यूक्लियोफाइल, इधर लिविंग ग्रुप X माइनस डेल्टा। और ध्यान देना, इधर न्यूक्लियोफाइल पे क्या चार्ज आएगा? न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज आएगा प्लस डेल्टा, क्योंकि ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो जब अटैक करेगा तो इस पे प्लस डेल्टा आएगा ट्रांजिशन स्टेट में, और फाइनली ये X माइनस बन के निकल जाएगा, और फाइनली ये बॉन्ड बन जाएगा और इस पे +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट न्यूक्लियोफाइल अगर न्यूट्रल हो तब का। और रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा, और क्या होगा? CH3X होगा। नहीं है। अब जरा देखो,
अगर सोलवेंट पोलर प्रोटिक है, सोलवेंट कौन है, सोलवेंट कौन है भाई लोग, पोलर प्रोटिक, प्रोटिक। इसका मतलब एग्जांपल एक ले लेते हैं, वाटर, पोलर प्रोटिक का एग्जांपल वाटर। पोलर प्रोटिक में क्या होता है कि निगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसमें भी प्लस डेल्टा चार्ज। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एक खासियत है कि ये इसमें नेगेटिव टर्मिनल भी होता है, पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था, मतलब इसका नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज केटायन को स्टेबलाइज करेगा और इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज एनायन को स्टेबलाइज करेगा। इसमें दोनों टर्मिनल होने की वजह से इस पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज एनायन को ये स्टेबलाइज करता है और इसको ये स्टेबलाइज करता है। मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट हुआ, ये जो ट्रांजिशन स्टेट हुआ यहाँ पे NU माइनस डेल्टा और यहाँ पे x NU प्लस डेल्टा और x माइनस डेल्टा, इसको क्या करता है वाटर, वाटर का गलत लिख दिए, इसको क्या करता है वाटर का OH2 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 OH2, ये इसको OH2 इस पे माइनस डेल्टा चार्ज माइनस डेल्टा चार्ज माइनस डेल्टा चार्ज माइनस डेल्टा चार्ज, इसको सराउंड कर लिया। और इसको कौन सराउंड कर लेगा, इसको सराउंड कर लेगा हाइड्रोजन वाला सेक्शन HOH 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 HOH, और इस H पे कौन सा चार्ज है प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा। मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट केटायन वाले सेक्शन को भी सॉल्वेट कर रहा है, सराउंड कर रहा है, और एनायन वाले सेक्शन को भी सराउंड कर रहा है। ये जो अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन ये जो अट्रैक्शन है, इसमें एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होना हुआ, और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट का पोजीशन नीचे आ जाना हुआ। इसका मतलब ये जब पोजीशन नीचे आ गया, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का क्या हो जाना हुआ, घट जाना। ये एक्टिवेशन एनर्जी घटा किसके वजह से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के वजह से। इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होता, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता, तो नहीं इसको स्टेबलाइज करता नहीं इसको स्टेबलाइज करता, मतलब ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज नहीं होता। इसका मतलब फिर यही एक्टिवेशन एनर्जी रहता, और जो भी एक्टिवेशन एनर्जी चूंकि ज्यादा रहता तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता। मतलब सॉल्वेंट अगर नॉन पोलर होता तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता SN2 का, सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा SN2 का। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल रहेगा तब। अब जरा सोचो, तुम बोलोगे नहीं सर पोलर प्रोटिक ना लेके पोलर एप्रोटिक ले लेते न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के केस में तो क्या होता। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के केस में जब पोलर एप्रोटिक ले लेते तो तुम जानते हो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में निगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता है। तो निगेटिव टर्मिनल चूंकि होता है तो वो केवल इसको स्टेबलाइज कर पाता, ये स्टेबलाइज नहीं होता। मतलब ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबलाइज हो पाता। मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में ट्रांजिशन स्टेट यहां रहेगा, पोलर प्रोटिक के केस में ट्रांजिशन स्टेट यहां रहेगा, तो पोलर एप्रोटिक के केस में ट्रांजिशन स्टेट यहां कहीं होगा। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा रेट पोलर प्रोटिक में, देन पोलर एप्रोटिक में, देन गैस फेज में, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के केस में। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा केस, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का केस। उसमें हमने बताया कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अच्छा रहेगा, बट क्यों रहेगा वो हम देखेंगे। अभी हम जब बोले तुमको कि पोलर एप्रोटिक के केस में निगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता है, तो तुमको समझ में आने में दिक्कत होगा, वो अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। क्यों हमने बोला कि पोलर एप्रोटिक के केस में निगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता है। हालांकि पिछले लेक्चर में इस पे हमने थोड़ा बात किया था। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, इधर वाले को हटाते हैं।
अब केस लेते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल जनरली SN2 में निगेटिवली चार्ज ही यूज होता है क्योंकि वही स्ट्रॉन्ग होता है जनरली, इसलिए हम केस देखते हैं कौन सा, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है अगर और रिएक्शन करा रहे हैं CH3X के साथ। इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, बस ट्रांजिशन स्टेट बनाओ और समझ आ जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा, CH दिख नहीं रहा, रुको, यहाँ पे CH और इधर न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, X पे माइनस डेल्टा और न्यूक्लियोफाइल पे माइनस डेल्टा। बस इसी चार्ज का लफड़ा है। यहाँ प्लस डेल्टा था न्यूट्रल होने की वजह से, बट यहाँ पे नेगेटिव होने के कारण माइनस डेल्टा आएगा, क्योंकि ये जब पूरा निकल जाएगा तो एक X -1 के निकल जाएगा और जब पूरा जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि ये पार्शियली जुड़ा है तो माइनस डेल्टा रहेगा, नहीं जुड़ा है तो कंप्लीट निगेटिव, पार्शियली जुड़ा है तो माइनस डेल्टा और पूरा जुड़ जाएगा तो ये चार्ज खत्म हो जाएगा। बट हम ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ये है ट्रांजिशन स्टेट। और रिएक्टेंट कौन है, इसको हम फिर से बनाएंगे क्योंकि ये समझाना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है और इसमें कुछ ज्यादा ही लिखना पड़ सकता है मेरे को, तो थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाते हैं। ये है ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और इधर X पे माइनस डेल्टा और इधर न्यूक्लियोफाइल पे माइनस डेल्टा। यहाँ रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट है न्यूक्लियोफाइल प्लस CH3X। समझना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है ना, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, अच्छा एक चीज बताओ, ये निगेटिवली चार्ज को कौन स्टेबलाइज करा? पहले हम सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। कौन सा सॉल्वेंट? सॉल्वेंट कौन सा बोला है हमने? सॉल्वेंट बोला है इसके लिए बढ़िया कौन? पोलर एप्रोटिक। पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं। पोलर एप्रोटिक का एक एग्जांपल बताओ, हमने पिछले लेक्चर में सॉल्वेंट के बारे में बताया था। तो पोलर एप्रोटिक का एग्जांपल एक है एसीटोन, CH3 ये पोलर एप्रोटिक है। देखो इसमें निगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता है। निगेटिव टर्मिनल कैसे हुआ? यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर निगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इसके पास निगेटिव टर्मिनल है। मतलब किसी पॉजिटिवली चार्ज के टाइम को ये सराउंड कर सकता है निगेटिव लोन पेयर के कारण, बट इसके पास कोई पॉजिटिव टर्मिनल नहीं है। जैसे वाटर में प्लस डेल्टा था, इसमें कहीं प्लस डेल्टा नहीं है। अब तुम बोल सकते हो कि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी तो यहाँ पे भी तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और यहाँ भी तो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा है सर। लेकिन चूंकि कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम का होता है, तो यहाँ जो प्लस डेल्टा आएगा भी ये बहुत कम आएगा, जबकि यहाँ पे प्लस डेल्टा ठीक ठाक अमाउंट में रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, बट कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जो चार्ज आएगा भी प्लस डेल्टा वो बहुत कम होगा, बट यहाँ जो चार्ज आएगा प्लस डेल्टा वो ज्यादा होगा। तो इस प्लस डेल्टा का कोई खास यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि ये क्वांटिटी में बहुत कम होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पोलर एप्रोटिक में केवल लोन पेयर वाला सेक्शन होगा, मतलब एक निगेटिव टर्मिनल होगा, जिसके वजह से केटायन को ये सोल्वेट कर सकता है, बट एनायन को सोल्वेट करने का कैपेसिटी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में नहीं होता है। मतलब केटायन को केवल ये सोल्वेट कर सकता है, मतलब यहां तो देखो एनायन है तो इसको तो सोल्वेट नहीं कर पाएगा ये। लेकिन जरा ध्यान दो, इसको सोल्वेट नहीं किया कोई बात नहीं, मेरे दौड़ाते हैं इस पे, जरा गौर करो, Nu माइनस है। अच्छा कोई भी निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कहां से आता होगा? अगर तुम्हें बोला जाए कि SH माइनस न्यूक्लियोफाइल लाओ, तो कहां से लाओगे? तुम्हें SH माइनस नहीं ला सकते, तुम इसका कोई सॉल्ट लाओगे, सोडियम NaSH Na प्लस SH माइनस ये लाओगे।
अगर तुमसे बोला जाए Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल लाओ तो तुम Cl माइनस नहीं लाओगे, तुम क्या लाओगे, Na+Cl माइनस, सोडियम क्लोराइड लाओगे। अगर तुमसे बोला जाए कोई भी निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल तो उसके साथ कैटायन जरूर रहेगा, जबकि अगर तुमसे बोला जाए कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल तो उसमें कैटायन का जरूरत नहीं है। तो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल में कैटायन एसोसिएटेड होता है, कैटायन एसोसिएटेड होता है। अब जरा गौर करो, अगर तुम Nu माइनस जो कि निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल रखे हो, एक्चुअली में इसको हमें एक्चुअल न्यूक्लियोफाइल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहां पे ले लेते हैं SH माइनस, हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं SH माइनस, तो SH माइनस तो होगा नहीं, किसी के साथ होगा, बाय द वे K+SH माइनस ले लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ कौन है, CH3X, ये है सबस्ट्रेट। अब जरा गौर करना यहाँ पे, हाँ तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल माइनस डेल्टा लिखे हो, ये क्या लिखोगे, SH और यहाँ पे माइनस डेल्टा। अब जरा गौर करो, अब ये जो K+ है और SH माइनस है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको अलग करना पड़ेगा, तब तो ये इस पे अटैक करेगा। इसको अलग करने का काम करता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, जो K+ है और SH माइनस है, SH माइनस निगेटिव चीज के तरफ तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन चूंकि इसका ये लोन पेयर वाला सेक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसको इसके चारों तरफ से ये जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसको चारों तरफ से घेर लेता है। घेरने का मतलब क्या हुआ, घेरने का मतलब हुआ किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब तुम बताओ, जब इसके तरफ सबका लोन पेयर जो कि निगेटिवली चार्ज है, ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है, इस तरह से इसके तरफ अट्रैक्ट होके इसको क्या कर रहा है, इसको बाहर कर रहा है, इसको चारों तरफ से घेर लिया, ये फ्री हो गया। पहले ये SH माइनस K+ के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़ा हुआ था, बट ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसके तरफ जब अट्रैक्ट हुआ ना, अट्रैक्ट हुआ, इसको घेरने लगा और घेर के इसको अलग कर लिया और ये फ्री हो गया। अब बताओ, ये जब पहले इसके साथ जुड़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो ज्यादा स्टेबलाइज था, ये जब फ्री हो गया तब ज्यादा स्टेबलाइज है, ये जब फ्री हो गया तो कम स्टेबलाइज हुआ, क्योंकि पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होने का मतलब, कहीं भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी रिलीज था। अब जब ये इसको जब घेरा ना, तो इससे जो एनर्जी रिलीज हुआ, वही एनर्जी इसको इधर कर दिया। या ये समझो कि ये K+ को ये सब घेर के अलग कर लिया और इसको फ्री कर लिया। अब ये जब फ्री हो गया, पहले K+ के साथ था तो इसका एनर्जी कम था, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ था, रिएक्शन करने के लिए फ्री नहीं था। अब ये जब फ्री हो गया तो ये रिएक्शन करने के लिए फ्री हो गया, रिएक्शन करने के लिए फ्री हो गया, इसका मतलब है इसका एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। पहले रिएक्शन नहीं कर सकता था क्योंकि K+ के साथ ये एसोसिएटेड था, अब फ्री हो गया तो रिएक्शन कर सकता है। फ्री होने का मतलब इसका एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। एनर्जी बढ़ गया मतलब पहले SH माइनस का ये एनर्जी था, तो अब ये एनर्जी हो गया, ये हो गया SH माइनस का एनर्जी। KSH का एनर्जी ये था, SH माइनस का एनर्जी ये हो गया। अब बताओ, इसका एनर्जी तो अभी भी कम ही है, यही है बाय द वे, लेकिन चूंकि इसका SH माइनस फ्री हुआ तो एनर्जी बढ़ गया, तो अब इसका और इसका एवरेज एनर्जी कुछ तो ऊपर आएगा। मतलब पहले इस दोनों का एनर्जी का लेवल ये था, जब ये फ्री होगा तो फ्री होने के बाद रिएक्टेंट का एनर्जी ऊपर चला गया। अब रिएक्टेंट का एनर्जी ऊपर चला गया तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये था, अब एक्टिवेशन एनर्जी हो गया ये। एक्टिवेशन एनर्जी पहले ज्यादा था, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा।